गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूँ श्वेता। तो 1 घंटे का खबरों का हमारा सफर शुरू हो चुका है। नॉन स्टॉप खबरें हम आपको दिखाते हैं, कम वक्त में भरपूर इन्फॉर्मेशन से ये बुलेटिन हम आपको दिखाएंगे, जिसको 1 घंटे तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थोड़ी सी फिटनेस की यानी एक्सरसाइज भी कर लीजिए, क्योंकि फिटनेस की बात भी हम करते हैं और साथ ही साथ तमाम वो खबरें दिखाते हैं जो आपके लिए जाना बेहद ही जरूरी है। तो अगले 1 घंटे के लिए बने रहिए हमारे साथ। देश की बहुबा से आपको दिखाते हैं। श्वेता, क्या कभी ये कल्पना की जा सकती है कि किसी इंसान के शरीर पर कोई सांप 3 से 4 घंटे लिपटा रहे और वो काटे भी ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। यूपी के महोबा में एक महिला के पास सांप बैठा रहा, वो भी कई घंटों तक। वाकई में ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। लेकिन देखिए, साथ हम ये सलाह भी देंगे आपको कि अगर इस तरीके से सांप कहीं आसपास आपको नजर आए ना, तो उसके पास जाने की जरूरत नहीं है या बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तस्वीरों को जरा गौर से जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश के महोबा में सावन महीने के अंतिम सोमवार को हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है। पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों को गौर से देखिए। एक महिला हाथ जोड़े बैठी हुई नजर आ रही है और अब महिला के पैर के पास देखिए। महिला के पैर पर फन फैलाए एक सांप बैठा दिख रहा है। सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो में दिख रहा सांप महिला के पैर पर यूं ही 3 से 4 घंटे तक बैठा रहा। महिला अपने पैर पर काला सांप लिपटा देखकर डर गई। ऐसे में महिला ने सांप के सामने हाथ जोड़कर भगवान शंकर का स्मरण करना शुरू कर दिया। 3 घंटे तक सांप महिला के पैर में लिपटा रहा, मगर बड़े ही ताज्जुब की बात है कि सांप ने महिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कम से कम 2.5-3 घंटा तक वो बराबर बैठा रहा, भगा नहीं। फिर मैं महोबा से नाथ को लेने गया एटुआ, नाथ को लेके आया एटुआ से। फिर जैसे ही गांव के अंदर आया हूँ, जैसे वो जब वहाँ से खटिया छोड़ के नीचे आ गया। अब इस घटना के बाद मिथिलेश और उनके परिवार का मानना है कि वो सालों से सावन महीने के सभी सोमवार का व्रत रखती चली आ रही हैं और भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं। यही वजह रही कि वो सुरक्षित हैं। सांप तो 2.5-3 घंटा बैठा रहा मेरे ऊपर। मुझे देख भी रहा था, मेरे ऊपर ऐसे फन भी कर लेता था, फिर उठा लेता था। और पूजा उजा मेरे पापा मम्मी जब करने लगे तो सब लोगों को देखने लगा। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने सांप को भगाने की कोशिश की। वहीं कामयाब न होने पर गांव के सपेरे को बुलाया गया, जिसने सांप को हटाया। तब कहीं जाकर महिला की जान में जान आई। तो सांप की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। बात अब आवारा कुत्तों की कर लेते हैं श्वेता। देखिए, आवारा कुत्तों की घटनाएं, जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, अलग अलग जगह से अक्सर सामने आती रहती है। इस बार जो घटना है वो राजस्थान के धौलपुर से सामने आई है, जहाँ एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्ची को कई जगहों से इन कुत्तों ने काट लिया, जिसके बाद बच्ची की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आप भी देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के धौलपुर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। वीडियो में अस्पताल के बेड पर बुरी तरह से घायल हालत में पड़ी बच्ची को एक आवारा कुत्ते ने शिकार बना लिया। 11 साल की मासूम को रास्ते में पागल कुत्ते ने नोच लिया। मासूम के चेहरे और दोनों आंखों पर गहरे घाव होने पर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा तब हुआ जब बच्ची स्कूल से घर लंच करने के लिए जा रही थी। घायल बच्ची दूसरी क्लास में पढ़ती है। स्कूल की दूरी घर से मात्र 300 मीटर होने के कारण साक्षी लंच में खाना खाने के लिए दूसरे बच्चों के साथ घर आ रही थी। तभी रास्ते में एक पागल कुत्ते ने छात्रा पर हमला कर दिया। उसके साथ मौजूद दूसरे बच्चे भागकर गांव में पहुंचे, लेकिन बच्चे कुत्ते के चंगुल में फंस गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को देखकर कुत्ता भाग गया। पागल कुत्ते ने काट लिया और अकेली बच्ची आ रही थी, कुत्ते ने डाल दिया। 2-3 बच्चों के साथ में ऐसा घटना हो गई। फिलहाल बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर के SMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जहां वो सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। और गुजरात में वडोदरा पुलिस ने एक ऐसे ग्रुप का खुलासा किया है जो दूसरे धर्म के लड़कों से दोस्ती करने वाली मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए निशाना बनाया करता था। दरअसल ये सोशल मीडिया ग्रुप बड़े ही शातिर तरीके से काम करता था। वडोदरा पुलिस ने इसका खुलासा किया है, आप भी देखिए और समझिए। गुजरात के वडोदरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। त्योहारों से पहले माहौल खराब करने की साजिश को वडोदरा पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दरअसल वडोदरा पुलिस ने सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो मिला, जिसमें एक लड़का दूसरे धर्म की लड़की के साथ घूमने निकला था, जिसे कुछ लोगों ने पकड़कर वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल कर दिया।
इस वीडियो की जांच के दौरान पुलिस को सोशल मीडिया पर एक ऐसा ग्रुप मिला जो ऐसे ही जोड़ों को निशाना बनाता था। इस ग्रुप के कामकाज के बारे में डीसीपी अभय सोनी ने खुलासा किया। तभी हमें एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो ऐसा मिला जिसमें एक धर्म की युवती के साथ दूसरा धर्म का लड़का जब घूम रहे थे तो उनको कुछ 5 से 10 लोगों ने 10-15 लोगों ने उनको घेरा और उनके साथ मिसबिहेव किया। तो इस वीडियो के जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमको ये जानने को मिला कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे काफ़ी सारे युवक जुड़ाए हुए हैं और वो पर्टिकुलरली इसी तरीके का काम करते हैं कि कोई धर्म की युवती हो और दूसरे धर्म के लड़के के साथ घूमती हो तो उसको टारगेट करने का, उसके वीडियो उतारने का, उसको ह्यूमिलेट करने का और उसके वीडियो वायरल करने का। तो सुना आपने, आर्मी ऑफ मेहदी एसएस नाम का यह ग्रुप कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता था। जैसे ही इन्हें किसी मुस्लिम लड़की के दूसरे धर्म के लड़के के साथ होने का पता चलता, ये ग्रुप में मैसेज डालकर अपडेट करते थे। वीडियो बनाने के बाद ये लोग उसे वायरल कर देते थे। धमकी देते हैं और उनको सोशली जो है वो उनको नीचा दिखाते हैं। तो जब हमने तपास की तो हमें जो ग्रुप था एक आर्मी ऑफ मेहदी करके ग्रुप मिला और इस तरीके के ग्रुप में जो एडमिन थे उनको जब हमने पूछपरछ के लिए बुलाया तो हमें पता चला कि ये इस तरीके की एक्टिविटी होती है और इसमें ये लोग 3 से 4 महीने तक कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप को रन करते हैं। इस ग्रुप के एडमिन इतने शातिर थे कि हर 2-3 महीने बाद ये ग्रुप डिलीट करके नया ग्रुप बना लेते थे। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। कांवड़ यात्रा में शामिल होना एक मुस्लिम शख्स को इस कदर भारी पड़ गया कि उसे माफी तक मांगनी पड़ी। ये जो पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। अजीम कुरैशी नाम का जो ये शख्स है वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला था क्या, क्यों यह हंगामा बरपा, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। इन साहब का नाम है अजीम कुरैशी, यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कांवड़ यात्रा में शामिल होकर रथ खींचते दिख रहे हैं। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए। समाज में उनका बहिष्कार होने लगा। हालात ये हो गए कि अब उन्हें सफाई देनी पड़ी और माफी मांगनी पड़ी है। अब कुरैशी ने सफाई दी है कि कांवड़ियों की गाड़ी खराब हो गई थी और वो बस मदद करने गए थे। ये चल रही है, ये जो मेरे लिए वीडियो वायरल हो रही है और जो ये वीडियो सोशल मीडिया पे मेरे लिए चल रही है, जो मुझसे ये कल मैं पार्टी लेवल का आदमी हूँ, कल मैं इस प्रोग्राम में चला गया, लिहाजा वहाँ जाकर मैं गया। वहीं खबर ऐसी फैली कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर डाला है। कुरैशी को पूरे मामले में सफाई देनी पड़ गई। देखिए, मुझसे ये गलती हुई है, मैं गलती पे अपनी शर्मिंदा हूँ और अल्लाह पाक से मैंने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी है कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। और मुझे जमात के साथी भी आए मेरे पास और उन्होंने समझाया और मैंने उनसे भी माफ़ी मांगी है और अपनी अहले बिरादरी अहले कौम से माफ़ी मांग रहा हूँ। अब उनके माफी मांगने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों का भी कहना है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए। कुरैशी इतने खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया था। उम्मीद है कि अब माफी मांगने के बाद उनके लिए हालात सामान्य होंगे। अब बात राजस्थान की करते हैं, जहां भरतपुर में दिन दहाड़े बदमाशों के आतंक से लोग बेहद परेशान हैं। जी हाँ, यहाँ पर बदमाशों ने एक ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाया, लेकिन जब वो चोरी करने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने क्या कुछ किया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजस्थान के भरतपुर में बदमाशों की मनमानी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े एक ज्वेलर के शोरूम में घुसे लुटेरों ने उससे तिजोरी की चाबी मांगी। ज्वेलर ने चाबी नहीं दी तो लुटेरों ने उसे गोली मार दी। गोली व्यापारी के पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात कोतवाली थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के बाद से इलाके के व्यापारियों में रोष है। बाजार बंद कर व्यापारी धरना देकर बैठ गए। घटना के बाद से लक्ष्मी मंदिर से कोतवाली इलाके तक का बाजार बंद है। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क जाम किया। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़ा गया आरोपी मथुरा का है। अन्य 3 आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कराई है।
और सावन का अंतिम सोमवार जो है महालोक में बहुत ही खास रहा, क्योंकि महालोक में सप्तऋषि की मूर्ति का अनावरण किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच महालोक में क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को लेकर के काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन अब इन मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया गया है। श्रावण के अंतिम सोमवार पर महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषि की नई मूर्तियों का संत, महंत, मंत्री और विधायक की उपस्थिति में दोबारा अनावरण किया गया। खंडित होने के करीब 2.5 महीने बाद सप्त ऋषियों की सभी 7 मूर्तियां उज्जैन पहुंची और अनावरण किया गया। मुंबई से 12 अगस्त को मूर्तियों को उज्जैन लाया गया था, जिसके बाद 2 हफ्ते तक उन्हें कवर करके रखा गया और सावन के अंतिम सोमवार के दिन मंत्रोच्चार के बाद सभी मूर्तियों पर पूजन कर पर्दा हटाकर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इन प्रतिमाओं का अनावरण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने किया। हालांकि पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा अनावरण की अटकलें थी। महाकाल लोक में 28 मई को तेज आंधी और तूफान से सप्त ऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां अपने पेडेस्टल से गिरकर खंडित हो गई थीं, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महालोक में किए गए कामों की शिकायत लोकायुक्त में भी की गई थी। लगातार विरोध के बीच सप्त ऋषि की 6 मूर्तियों को रिपेयर करने की बात हुई, लेकिन फिर भी विरोध बढ़ता रहा तो सीएम शिवराज ने ऐलान किया कि सभी मूर्तियों को दोबारा नए सिरे से बनवाया जाएगा। और देखिए, मिशन मून के बाद इसरो ने मिशन सन की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इसरो ने कहा है कि 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, आदित्य L1 जो है वो धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और वहां से सूरज का अध्ययन करेगा। मिशन मून के बाद इसरो का मिशन सन बस शुरू होने वाला है। सूरज की ओर जाने के लिए यान तैयार है। इसकी लॉन्चिंग अब चंद दिन ही दूर है। इसकी जानकारी खुद इसरो ने सोशल मीडिया पर दी है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया जाएगा। आदित्य L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक जाएगा। ये सूर्य की स्टडी करेगा। ये अंतरिक्ष यान 7 पेलोड लेकर जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सबकी नजर इसरो के सूर्य मिशन पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, अल्ट्रावायलेट किरणों के धरती पर पड़ने वाले असर को लेकर स्टडी की जाएगी। इस बीच चांद पर रोवर प्रज्ञान लगातार काम कर रहा है। रोवर चांद की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसरो की ओर से जारी नई तस्वीर में दिख रहा है कि जहां प्रज्ञान था उससे कुछ ही दूरी पर गड्ढा था। प्रज्ञान को रास्ता बदलने के लिए कहा गया और वो वापस अपने रास्ते पर है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म जो है 26 जनवरी को रिलीज होनी है। और यहाँ सीमा हैदर रक्षाबंधन की तैयारियों में जुट गई है। उनके भैया भी उनके घर आने वाले हैं। रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए आप। सीमा हैदर का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा से जुड़ा हर मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर पर फिल्म बनाने वाले जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर अमित जानी टीम के साथ मुंबई पहुंचे। वहां सोमवार को उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए। फिर होटल में अपनी फिल्म कराची टू नोएडा और अ टेलर मर्डर स्टोरी के पोस्टर को लॉन्च किया। फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी के मुताबिक उन्हें मनसे से लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसको लेकर उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में रीट पिटीशन भी दाखिल की है। वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर भी रक्षाबंधन मनाने की पूरी तैयारी में है। सीमा हैदर को भारत में एपी सिंह के रूप में भाई मिल गया है। एपी सिंह ने ऐलान किया है कि वो आज सीमा हैदर से मिलने जाएंगे। संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीमा हैदर आज एपी सिंह को राखी बांधेंगी। सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा 26 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। अब देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कामयाब होती है। अब बात राजनीति की करते हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और केंद्र सरकार ने सोमवार को इस मामले में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। केंद्र के हलफनामे पर अब राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। रिपोर्ट दिखाते हैं।
बिहार में जाति आधारित गणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। कई सालों की तकरार और राजनीति के बाद अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र के हलफनामे के बाद अब जमकर राजनीति हो रही है। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं है। जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये जनगणना कराने का अधिकार है। राज्य सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र के इस हलफनामे के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र पर पलटवार किया। ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव बीजेपी सरकार को झूठा बता रहे हैं, तो वहीं लालू यादव ने भी जाति आधारित गणना को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। ये सर्वे ही है। वहीं तमाम तरह के आरोपों के बीच सुशील कुमार मोदी भी जातीय जनगणना के पक्ष में दिखे। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से जातीय जनगणना के पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन अगर कोई सर्वे कराता है, कोई आंकड़े इकट्ठा करता है, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। और पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि राज्य को अधिकार है, सेंसस नहीं करा सकते लेकिन सर्वे करा सकते। तो जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड था, उसी के अनुरूप केंद्र ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। हम उनके इस एफिडेविट का स्वागत करते हैं। इस मामले में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। 7.0 वाला भूकंप इंडोनेशिया में हड़कंप। आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। यूपी की खबर है, जहां एक विधानसभा सीट के लिए जो है बीजेपी और तमाम विपक्षी पार्टियों के बीच जो है जंग होने वाली है, और दोनों ही पार्टियों ने कह सकते हैं कमर कस ली है। घोसी विधानसभा की सीट है जहां पर उपचुनाव होना है। तो आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां प्रचार करने जाने वाले हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए खबर। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। घोसी उपचुनाव बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। बड़े बड़े नेता यहां प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां प्रचार के लिए पहुंचेंगे। अखिलेश यादव आज अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के लिए जनसभा करेंगे। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। 8 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह को पूरे विपक्षी गुट इंडिया का साथ है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हैं। घोसी सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। आज यहां अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, तो 2 सितंबर को बीजेपी की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचेंगे। घोसी उपचुनाव की जंग एनडीए और इंडिया गुट के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। और इस बुलेटिन में कोई भी खबर आपसे मिस ना हो, इस बात की हमारी पूरी कोशिश रहती है। इसलिए ब्रेकिंग न्यूज जो बीच बीच में आ रही है वो भी हम आपको बताते हैं। तो एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सहारनपुर से आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से एनकाउंटर हुआ है। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को बताया जा रहा है गोली लगी है। बदमाश से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश नासिर पर करीब 18 केसेस दर्ज हैं। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी वक्त इन बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बदमाश के पैर में गोली भी लग गई है। तो बदमाश से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश नासिर पर करीब 18 केस दर्ज हैं। और ये बदमाश जो है नासिर, इसको काफी वक्त से पुलिस तलाश रही थी। जगह जगह इसके लिए दबिश भी दी जा रही थी, लेकिन आखिरकार अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जब चेकिंग के दौरान
पुलिस ने इसको पकड़ा, इसके पैर में गोली लगी है। हथियार कारतूस बाइक बरामद किया गया है। बदमाश नासिर पर करीब 18 मामले पहले से ही दर्ज है। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दें 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबर झटपट। बिल्कुल अलग अंदाज में खबरें होंगी, बने रहिएगा हमारे साथ। बात अब कार प्रेमियों और पर्यावरण प्रेमी से जुड़े एक अच्छी खबर की करते हैं। उनके लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि आज भारत में एथेनॉल से चलने वाली कार जो है वो लॉन्च होने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इसे भारत में लॉन्च करेंगे और पूरी दुनिया की नजर इस पर है। एथेनॉल से चलने वाली कार की खासियत क्या है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। आज भारत में लॉन्च होगी ऐसी कार जो कि पूरी तरह बायोफ्यूल पर चलेगी। ये कार 100% एथेनॉल पर चलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसे लॉन्च करेंगे। ये कार टोयोटा इनोवा MPV होगी। ये इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाली होगी। ये कार 100% एथेनॉल पर चलेगी। ये दुनिया का पहला BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन होगा। गडकरी लगातार कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए पेट्रोलियम के आयात को कम करना पड़ेगा। इसमें तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिससे देश का भारी नुकसान होता है। जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल किसी चमत्कार से कम नहीं। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से प्रदूषण में भी कमी आएगी। ब्राजील समेत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में बायोफ्यूल पर कारें चल रही हैं। अब भारत में आज जो कार लॉन्च होने जा रही है वो आत्मनिर्भर भारत के साथ प्रदूषण से राहत की ओर एक बड़ा कदम होगा। और एक बात करते हैं मौसम के मिजाज की। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर बुरा हाल है। कई ऐसे मार्ग हैं जिनका संपर्क आपस में कट गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्लू मंडी हाईवे पर जान जोखिम में डालकर अब वाहन निकल रहे हैं, गाड़ियां वहां पर निकल रही हैं। कड़ी मशक्कत के बाद ही हाईवे खोला जा सका है क्योंकि सैकड़ों जो भारी गाड़ियां हैं, वाहन है, वो वहां पर फंसे हुए थे। और वीडियो में आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से एक के बाद एक हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवेज की क्या हालत हो गई है। हाईवे पूरी तरीके से अब कच्ची है और इस सकरे रास्ते से बड़े वाहन निकल रहे हैं। ये सफर जानलेवा है, जोखिम भरा है। वीडियो जो है कुल्लू मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग के 9 मील पंडोह का है। ये रास्ता कुछ दिन पहले ही भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से जब इसकी शुरुआत की गई है क्योंकि सैकड़ों वाहन घंटों से यहाँ पर फंसे हुए, तो धीरे धीरे करके गाड़ियां जो है देखिए कैसे खतरनाक रास्ते से गुजर रही है और यहाँ से निकल रही है। तो तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं और ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मौसम ने किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को तबाह किया है और ज्यादातर जो रास्ते हैं उनकी क्या हालत हो गई है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसी तबाही इस बार देखी जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के भरतपुर से खबर मिल रही है जहां दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। जी हां, ज्वेलर्स के ऊपर किस तरीके से यहां पर अपराधियों ने फायरिंग की है, जिसकी तस्वीर जो है CCTV में कैद हुई है। दुकान में घुसकर बदमाशों ने दरअसल फायरिंग की। ज्वेलरी शॉप लूटने के मकसद से बदमाश जो है वो दुकान में पहुंचे थे और जब सफल नहीं हो पा रहे थे तो किस तरीके से वहां पर उन्होंने फायरिंग की इस घटना को अंजाम दिया। लूट में कामयाब नहीं हुए तो यहाँ गोलियां चलाई। पुलिस की गिरफ्त में एक बदमाश आ चुका है। स्थानीय दुकानदार जो है उनमें काफी गुस्सा है, आक्रोश है। उन्होंने वहां पर जाम भी लगाया और प्रदर्शन भी किया है। अक्सर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जब ज्वेलरी शॉप या किसी शॉप को निशाना बनाते हैं बदमाश और वहां लूट के इरादे से पहुंचते हैं। यहाँ जब लूटने में कामयाब नहीं हुए तो किस तरीके से गोलियां चलाई गई है। हालांकि एक बदमाश जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा देखिए किस तरीके से फूटा है। उन्होंने यहाँ जाम किया है सड़क को और जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल स्थानीय दुकानदार जो है वो पुलिस वालों से नाराज है क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं जो है वो राजस्थान के भरतपुर में होती है और दिन दहाड़े किस तरीके से बदमाश देखिए ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और जब लूट की घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं होते तो किस तरीके से वो फायरिंग करके भागते। और अब गन्ना शक्ति से दौड़ेंगी गाड़ी, आपको दिखाएंगे पूरी खबर फ्रेश एंड फास्ट में 7:55 पर।
फिलहाल आज के लिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी ठीक इसी वक्त पर 6:50 पर। देखते रहिएगा फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन।